90% पूरे वर्ल्ड के देशों ने 40% तक अपने जो आपूर्ति के दाम है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम है 40% तक उन्होंने अपने देशों में बढ़ाया है। भारत में 2 रुपये 3 रुपये बढ़ने से हम घबरा जाते हैं। जब 40% तक पेट्रोल डीजल और गैस के दाम और अन्य देशों में बढ़े हैं, तो भारत अगर 2 रुपये 3 रुपये संकट को देखते हुए अगर वो बढ़ा रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने लॉजिक भी अपने प्रधानमंत्री के बातों के ऊपर जो आंकड़े के आधार पे होते हैं, उसके ऊपर सबको इस संयम की घड़ी में सबको सरकार और देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। कुछ न कुछ अपने आप को बलिदान करने की जरूरत है। इस देश के लिए राणा सांगा ने घास की रोटी खाई। इस देश के लिए लोगों ने 13 साल का जो खुदीराम बोस ने फांसी को चूम लिया हंसते हंसते, सरदार भगत सिंह ने फांसी को चूम लिया, लाखों क्रांतिकारी इस देश के लिए जान दे दिए 2-3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। और हमारे अगर इस कंट्रीब्यूशन से ही अगर इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, तो उसमें सबको योगदान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 40% दूसरे देशों में, अभी आपको बताया मैंने, 40% दाम बढ़े हैं। अगर 100 रुपए हैं तो 140 रुपए हुए हैं। उनको अपने जो है सुरक्षा, अपने काफिले से कोई किसी तरह की कोई जो है कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देश तो आर्थिक संकट में है ही, कहीं ये देश राजनीतिक संकट में न फंस जाए, इसलिए उनको अपने काफिले को वैसे ही लेकर, अपनी सिक्योरिटी को वैसे ही लेकर चले। क्योंकि इस देश 140 करोड़ देश का आन बान और शान ये प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस प्रधानमंत्री जी अपने काफिले को यथास्थिति बनाकर चले। जो पहले थी वो अभी भी हो। इस देश की जनता के साथ साथ मेरी भी मांग है, इसलिए अपने काफिले में कोई कमी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे संकट मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। मोदी साहब और उसके साथ साथ जितने भी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग, सभी विधायक, मंत्री, संतरी, सबका जो है, और जितने सेक्रेटरी हैं, जितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, इन सबकी सैलरी जो है 1 साल तक काट करके अपने सरकारी खाते में जमा कर लें। इस देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनका योगदान बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं। इतना बड़ा देश है, उसका मुखिया हर चीज आपको नहीं बताएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं, वो नहीं बताया जाएगा कि हमारे देश के ऊपर कितनी बड़ी संकट है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास के अंदर में जो फूलों की, फूल पत्तियों की क्यारियां होती थी, उसके अंदर में उन्होंने गेहूं बोया था। इतने गंभीर विषय को एक प्रदर्शन बना दिया आपने। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय है, और इसके ऊपर गंभीरता से अमल करने का विषय है। लोगों को समझाने, बीच बीच में जाकर समझाने का समय है। यहाँ फोटो शूट करके, रील बना करके, और आप उसको सोशल मीडिया पे डाल करके आप सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं इतने गंभीर इशू के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर सख्त एक ये भी निर्देश अपने नेताओं और मंत्रियों को करना चाहिए कि आप पालन करें। ये पालन करने के लिए कहा गया है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा गया है। उसको रील बनाकर डालने के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि आप इसका पालन करिए। लोग उसको अपना एक जो है पॉलिटिकल स्टंट की तरह इस्तेमाल करने लग गए। गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे, गोल्ड न खरीदने के लिए एक अनुरोध किया गया था जनता से, और गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया कि आप फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय आप गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो आरबीआई इशू करती है, वो बॉन्ड खरीदें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर, और पब्लिक मित्र के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुली चर्चा। आज हम खुली चर्चा करेंगे उन विषयों पर जिस पर लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो अपील हो जिसमें उन्होंने कहा है सोना ना खरीदे 1 साल तक, पेट्रोल डीजल की बचत करें। अब दूसरा विषय ये भी है कि पेट्रोल डीजल के जो 3 रुपए दाम जो बढ़े हैं, उसके बाद देश में क्या माहौल है। ऐसे तमाम छोटे छोटे और विषय हैं, चाहे वो अब नेताओं का जो काफिला है वो अब कम हो गया है, जो 10-10 गाड़ी लेकर चलते थे वो अब 2-3 गाड़ियों पे आ गए हैं, कुछ ई रिक्शा में बैठे नजर आ रहे हैं, कुछ बस में यात्रा कर रहे हैं। इन्हीं सब विषय पर खुली चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजय दुबे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खुली चर्चा में। धन्यवाद आपका कि इस समय के जो इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरीके का एक गंभीर आर्थिक संकट, भौगोलिक संकट जो पूरे विश्व के अंदर में व्याप्त है, उसके ऊपर चर्चा के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर मेरे एक दो सवाल जो शुरुआत है वो यहीं से है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपील करी देश की जनता से, आपने भी देखा होगा, चाहे वो 1 साल तक सोना ना खरीदे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बचत करें। उसके बाद देश में ऐसा माहौल बना, उनकी अपील के बाद तमाम लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि भाई हम सोना नहीं खरीदेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मोदी जी की नाकामी है और मोदी जी के कहने से कौन सा हम सोना, उनके कहने से ही हम सब काम क्यों करें। तो क्या लगता है मोदी जी की अपील जो उन्होंने करी है उन पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मोदी जी ने अपील कोई एक व्यक्ति के नाते नहीं की है, इस पूरे 140 करोड़ देशवासियों के मुखिया हैं। और जब देश का मुखिया, हाँ, अगर देश में कहीं संकट, आर्थिक संकट की सुगबुगाहट अगर नज़र आ रही है, और चूंकि सरकार में बैठे हैं तो आंकड़े उनके पास होंगे, इनपुट सरकार के पास होते हैं, और सरकार इनपुट के आधार पे प्रधानमंत्री ने 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पे सेम बात को कहा। यह गंभीर विषय है, और इस देश का प्रधानमंत्री अगर पूरे इस देश की जनता से अनुरोध करता है, दबाव नहीं डाल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, आपको ये चीज़ें माननी है, वो कह रहे हैं कि एक अनुरोध कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ें फॉलो कर लो, जो 7 चीज़ें उन्होंने मुख्यतः बताई हैं। देश में, भारत में ये विडंबना ये है कि हमेशा से हर देश के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दे पे, जहां जनता संकट में है और आने वाले समय में भी है, उस मुद्दे पे राजनीति सदियों से चलती आ रही है, और वो राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। मोदी जी ने मुख्य रूप से क्या कहा कि सोना जो है वो आप आयात 1 साल तक मत खरीदिए। इसका मतलब ये होता है कि इस देश के अंदर में 90% सोना जो है वो बाहर से आयात किया जाता है। तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं, जैसे ही आप कोई भी चीज़ आयात करते हैं तो आपके फॉरेन रिजर्व, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत संक्षेप में इसको बता रहा हूँ, फॉरेन रिजर्व आपका कम होता है। तो जब फॉरेन रिजर्व कम होगा तो आपके यहाँ जो स्थिति है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्थिति धीरे धीरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा करती है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप गोल्ड खरीदना बंद कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जो हवाई यात्राएं हैं आप विदेश की जो कर रहे हैं वो कम कर दीजिए, 1 साल तक मत करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बाहर जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर में आप जो है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आ जाइए। उन्होंने व्यापारियों से भी अनुरोध किया, और वर्क फ्रॉम होम के अलावा उन्होंने सबसे आह्वान किया कि आप जो है कार पुलिंग, अकेले गाड़ी में मत जाइए, क्योंकि उससे जो है पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बढ़ती है, वो भी बाहर से आता है। और बाहर से आने का मतलब यह है कि ये सारे संकट मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह से उत्पन्न हुआ है जी। और मिडिल ईस्ट से हमारे टोटल जो आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति होती हैं, उसका मिडिल ईस्ट से 50%, 80% हम बाहर से आयात करते हैं, उसका 50% मिडिल ईस्ट से ही हमारे को आयात करना पड़ता है। और वहाँ पे वो पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट चल रही है, पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है, अभी भी वो रुका हुआ है, बंद नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही, जिसको बड़े मजाक तौर पे जिस तरीके से इस देश के अंदर में उसका मजाक एक बनाया जा रहा है, मतलब ठीक नहीं। मोदी जी की बात का मजाक बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। इतनी गंभीर एक चेताया है उन्होंने कि पूरे 1 साल के अंदर में आप इस चीज़ को, स्थिति को आप संभालिए। एक पूरे देश का, इतना बड़ा देश है, उसका मुखिया हर चीज़ आपको नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं, वो नहीं बताया जाएगा कि हमारे देश के ऊपर कितनी बड़ी संकट है। उस संकट के तरफ इशारा कर रहे हैं सभी भारतीयों को। वो मत मानिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, आप मत मानिए मोदी जी को, आप देश को मानिए। उस देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग जगहों पे इस तरह की संकट की सुगबुगाहट का जो अंदेशा वो बता रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि सचेत हो जाइए। तो उसमें सबको, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबको सचेत होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारत देशवासियों ने हमेशा संकट में साथ दिया है अपनी सरकार का। चाहे 1965 का अगर उदाहरण लें तो
उस समय इस देश के जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन खाद्यान्न की कमी हो गई थी। अमेरिका गेहूं देने से मना कर दिया था और अपना गेहूं यहाँ तक भी है कि वो समुद्र के अंदर में डाल दिया था, वेस्ट कर दिया था और भारत को नहीं दिया। उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न की संकट हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन जो है, पूरे हफ्ते में एक दिन सबको उपवास करना है। इस देशवासियों ने उपवास किया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास के अंदर में जो फूल पत्तियों की क्यारियां होती थी उसके अंदर में उन्होंने गेहूं बोया था और गेहूं उपजाया। वो एक प्रधानमंत्री, चूंकि इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री का एक जो है वो एक सिंबल होता है कि कोई भी बात अगर वो करें तो वो बड़े गंभीर तरीके से उसको कह रहे हैं। इस देशवासी के ऊपर छोड़ते हैं कि इस संकट काल में सिर्फ सरकार आपकी ही द्वारा बनाई हुई है जी। तो सरकारें सिर्फ काम नहीं करती, इस पूरे 140 करोड़ देशवासियों की ये जिम्मेदारी है और उनको इस जिम्मेदारी में हर कदम भारत सरकार के साथ, देश के तरक्की के साथ और देश के आर्थिक संकट से कैसे उबरें, इसमें संयम के साथ साथ सख्ती की भी जरूरत होती है। इसीलिए उसको अपनाने की आवश्यकता है। सर, आपने एक बात कही कि लोगों ने मजाक बनाया प्रधानमंत्री की बातों का, तो कैसे मजाक बनाया? आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों ने मजाक बनाया उनकी अपील का? मजाक में उदाहरण के तौर पे एक दो चीजें आपको बता दूं मैं जी। मजाक ऐसे बना कि मोदी जी ने आह्वान किया कि आप जो है कारपूल करके जाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। हाँ। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की अगर बात कर लें तो लोग जो है मेट्रो में जा रहे हैं, लोग रिक्शे में जा रहे हैं और मान लीजिए 100 रुपये किराया दे रहे हैं रिक्शे वाले को और 1.5-2 लाख के आईफोन मोबाइल से रील बना बना करके और डाल रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? मजाक ही तो है। आपको सीरियसनेस कहाँ दिखाई दे रही है? क्या आप सोच रहे हैं कि आप रिक्शे पे जाएंगे और प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से लोग बात मानते हैं वैसे इन सभी नेताओं की बात मानेगी जनता? ठीक है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बात ठीक है, लेकिन आप एक इतने गंभीर विषय को एक प्रदर्शन बना दिया है आपने। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय है और इसके ऊपर गंभीरता से अमल करने का विषय है। लोगों को समझाने, बीच बीच में जाकर समझाने का समय है। यहाँ फोटो शूट करके, रील बना करके और आप उसको सोशल मीडिया पे डाल करके आप सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे हैं इतने गंभीर इशू के ऊपर भी। ये नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर सख्त एक ये भी निर्देश अपने नेताओं और मंत्रियों को करना चाहिए कि आप पालन करें। ये पालन करने के लिए कहा गया है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा गया है। कहने का मेरा मतलब ये था। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक दो चीज़ें और आह्वान करूँगा, उनसे मैं विनती करूँगा कि एक चीज़ करें, क्योंकि इस देश के अंदर में आईफोन जो है उसका भी बहुत बड़ा उपयोग है। सबसे बड़ा जो है यहाँ आईफोन का इस्तेमाल करते हैं लोग, खरीदते हैं। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि लोग उसको कैसे सरकार अपने नीतियों के माध्यम से और अपने कार्य पद्धति के माध्यम से और आर्थिक संकट को देखते हुए ऐसी उन सभी चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाए ताकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व के साथ साथ इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चले और हमारा देश बचे। देश बचेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने जो अपील करी है उस अपील के बाद नेताओं ने रील बनाई है, सिर्फ उसको सीरियस नहीं लिया, सिर्फ मजाक बनाया है। रील बनाई है। हाँ। सिर्फ रील बनाई है। उसको रील बनाकर डालने की जो के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि आप इसका पालन करिए। लोग उसको अपना एक जो है पॉलिटिकल स्टंट की तरह इस्तेमाल करने लग गए। ये मेरा एक व्यक्तिगत इसमें हमेशा ये मानना रहा है कि इन सब चीज़ों का जो इस देश के संकट का सवाल है, एक प्रधानमंत्री सदन से लेकर के और सड़क तक इस देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं और वो सीरियसली उस चीज़ को पालन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और आप जो है रील बनाने में व्यस्त हैं। ये भूल जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और एक अपने प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, वो अनुरोध कर रहे हैं और उसके पालन करने और कराने की बजाय यहाँ जो नेता हैं वो रील बनाने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। वो चौपट कर रहे हैं पूरे के पूरी इस एक चेतना को, एक आह्वान को, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो इस देश की जनता के कंधों पे डालने का जो प्रयास हो रहा है और वो जनता बखूबी उसको निभाने के लिए खुद तत्पर है। इन सब विषयों में इस तरह की रील बनाने की कोई आवश्यकता नहीं।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि लगातार उनको वो ऊर्जा बचानी है, पेट्रोल डीजल बचाना है। ये नहीं कि एक दिन के लिए साइकिल चला ली, एक दिन के लिए पैदल निकल गए, सिर्फ रील बनाई और रील बनाकर अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर डाली और उसके बाद हमने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे दिया। अब देखिए बहुत बड़ा, अब क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद सिर्फ इस पे जमीनी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इस पे जो मौद्रिक उपायों के ऊपर जिस तरीके से नीतियां बना करके और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हाँ। उस पे ज़रूरत है इसकी। और इस देश ने ऐसा भी ना हो कि कोरोना काल में बहुत सारी जो जरूरी सेवाएं थीं और जिस तरीके से कोरोना काल में भी कुछ जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी सेवा देने में, लेकिन इस देश के अंदर में कुछ सेवा देने वाले प्रोफेशनल ने और खास करके डॉक्टरों ने, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, उसमें से बहुत लोगों ने ऐसा अपना बलिदान दिया, जान भी दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने उस मजबूरी का फायदा उठा करके और जिस तरीके से जिस तरीके से लाशों के ऊपर पैसा बटोरा, वो चीज़ इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना से सीखने की आवश्यकता है। मेरा सवाल ये भी है, तो क्या अगर एक साल तक हम सोना ना खरीदे तो कुछ हो जाएगा क्या? देखिए जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, एक साल का जो, मैं भी कुछ आंकड़ा लेकर बैठा हूं, एक साल का जो हमारा बजट, जो रक्षा बजट होता है, उसके जस्ट डबल जो है वो सोने का आयात करता है भारत। तो उससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और उस पर सरकार ने जो 6% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 15% बढ़ा दिया है। इन सभी सोने, चांदी, प्लेटिनम और इस तरह की जो और भी जो धातु हैं और उत्पाद हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा करके उन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा, और हर समय ऐसा नहीं इस देश में ये पहली बार हुआ है। 1965 ले लें, 1970 ले लें, आपके गोल्ड रिजर्व भी रख दिया था पी.वी. नरसिम्हा राव साहब की सरकार में। मनमोहन सिंह जी ने, यहाँ तक कि पी. चिदम्बरम साहब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनका अगर देखें, अगर सही मैं बता रहा हूँ, तो गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे। गोल्ड न खरीदने के लिए एक अनुरोध किया गया था जनता से और गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया कि आप फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय आप गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो आरबीआई इशू करती है, वो बॉन्ड खरीदें। और लोगों ने हर आर्थिक संकट में सरकार का हमेशा सहयोग किया है और इसमें भी लोग सहयोग करेंगे। हमें उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपदा में अवसर का मतलब ये नहीं है कि आप जमाखोरी करें। अवसर में आपदा ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप कालाबाजारी करें। उसके ऊपर भी बहुत ही स्पष्ट नीति बनाने की ज़रूरत है। तभी हम इस आर्थिक संकट का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है, उसका हम सही मायने में उसको अमल करें और आर्थिक संकट को बहुत दूरगामी परिणाम की तरह इसको देख करके उसको लेकर चलें, तभी हम इस संकट से उबर पाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये संकट का प्रभाव जो है वो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के संकट का एक प्रभाव नहीं है, बहुत सारे 5-6 प्रभाव हैं। मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ। सबसे पहला प्रभाव है ऊर्जा आपूर्ति। आप देख ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट से 50%, मैंने कहा 80% बाहर से आयात होता है और 50% मिडिल ईस्ट से इस देश को आपूर्ति मिलती थी, वो बाधित हुई है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव, ऊर्जा आपूर्ति के ऊपर प्राथमिक प्रभाव पड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे देश में जो घरेलू एलपीजी का जो उत्पाद है वो 20% बढ़ाया है सरकार ने। ये बहुत अच्छे संकेत हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में झगड़ा हो रहा है, भारत का उससे क्या लेना देना। झगड़ा अब एक देश नहीं रहा, विश्व में कहीं भी कोई गतिविधि होगी, कोई देश अछूता नहीं रहेगा। ये अब कैसे लोग कहते थे कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, वाकई में परिवार है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ने सबको दिखा दिया है कि विश्व एक परिवार है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस दुनिया में के 50 देशों ने अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अडॉप्ट कर लिया है बहुत पहले ही। क्यों? उन्होंने स्थिति सुधारना शुरू कर दिया। हम तो फिर भी रियायत देते रहे बहुत लेट तक। बहुत अब जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुरोध किया है कि आप ये करिए, इससे पहले नहीं किया है। बहुत सारे 90% पूरे वर्ल्ड के देशों ने
40% तक अपने जो आपूर्ति के दाम हैं, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम है 40% तक उन्होंने अपने देशों में बढ़ाया है। भारत में 2 रुपए 3 रुपए बढ़ने से हम घबरा जाते हैं। लोग 3 रुपए बढ़े हैं उससे भी नफरत करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार की गलत नीतियां हैं, उसको बिल्कुल मजम्मत करिए, उसकी बुराई करिए। उसमें ये नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो हर नीति के ऊपर अच्छा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसकी जहां गलती सरकार की है वहां उसका ध्यान आप आकर्षित करिए, उनको बताइए, उनको सारी चीजें डाटा के साथ आप बताइए। सरकार उसके ऊपर अमल करेगी, नहीं करेगी तो आप उसकी बुराई करिए, लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ये देश के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक इन तीनों दृष्टि से देश के ऊपर खतरा है, इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है। जब 40% तक पेट्रोल डीजल और गैस के दाम और अन्य देशों में बढ़े हैं, तो भारत अगर 2 रुपए 3 रुपए संकट को देखते हुए अगर वो बढ़ा रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने लॉजिक भी दिया है, जो कैबिनेट जो अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया, उसके ऊपर सारी वो लॉजिक भी बताया कि हम इसके बढ़ाने के पीछे क्या कारण है, उन सब के ऊपर बढ़ाया है। तो हमें इतनी जल्दी छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस संकट के घड़ी में सबको साथ चल करके और सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश बचा रहेगा तो राजनीति बहुत होगी। देश अगर खत्म हो जाएगा तो हम बचेंगे, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो राजनीति कौन करेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें, अब लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है। 1-2 आंकड़ा और बताता हूँ। लोगों का, कुछ लोगों से मेरी बात होती है, तो लोगों ने कहा कि भाई हम 2-2.5 महीने के अंदर ही आर्थिक संकट में आ गए, हमारी प्लानिंग पहले से क्यों नहीं थी, हमारे पास पहले से इतने ऑयल रिजर्व होने चाहिए, इतने स्टॉक होने चाहिए, ताकि हम बहुत लंबे युद्ध अगर कहीं भी लग भी जाए तो लंबे समय तक चलें। कुछ उन लोगों की बात कुछ हद तक सही भी है। देखिए, 1965 की बात 2026 में नहीं हो सकती। इतिहास के ऊपर चर्चा तो होगी, लेकिन उस समय के जो निर्णय लिए गए थे और उस समय जो परिस्थिति इस देश की थी, आज परिस्थितियां इस देश की बदली हैं। चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, रक्षा की दृष्टि में हो, या आपके सुरक्षा की दृष्टि से हो, या राजनीतिक दृष्टि से हो, हर तरीके से, या लोगों के अंदर में जो एक चेतना आई है, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना तो जागृत हुई है, उससे परिस्थितियां बदली हैं। 1965 का भारत नहीं है ये। इसीलिए इस सरकार से लोगों की उम्मीद अधिक है, और इसीलिए वो लोग बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी हैं, तो 2 से 2.5 महीने के अंदर ही हमारी स्थिति ऐसी कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकारी लेवल पे, और कहीं ना कहीं हम जो सरकार में हैं, सरकार को अपने नीतियों के अंदर में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। मोदी साहब के द्वारा इस नीति को जनता से अनुरोध करने के लिए जो एक बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है, क्योंकि जल्दी से आप देखेंगे कि कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता अपने शासनकाल में कि जनता आप सचेत हो जाइए, आपसे अनुरोध करता हूं। कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है, तभी ये हो सकता है। इसीलिए मोदी जी के बातों के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के बातों के ऊपर, जो आंकड़े के आधार पे होते हैं, उसके ऊपर सबको इस संयम की घड़ी में सबको सरकार और देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। कुछ न कुछ अपने आप को बलिदान करने की जरूरत है, और कुछ न कुछ इस देश को देने की जरूरत आ गई है। उस समय देश जनता ने दिया है और आगे देगी। तो क्या लगता है, देश हित में 3 रुपए का पेट्रोल डीजल महंगा खरीदना चाहिए? अब देश हित में तो लोगों ने यहाँ, हमारी देश जो है ये वीरों की धरती है। इस देश के लिए राणा सांगा ने घास की रोटी खाई। इस देश के लिए लोगों ने 13 साल का जो खुदीराम बोस ने फांसी को चूम लिया हंसते हंसते, सरदार भगत सिंह ने फांसी को चूम लिया, लाखों क्रांतिकारी इस देश के लिए जान दे दिए 2-3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। और हमारे अगर इस कंट्रीब्यूशन से ही अगर इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, तो उसमें सबको योगदान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 40% दूसरे देशों में, अभी आपको बताया मैंने, 40% दाम बढ़े हैं। अगर 100 रुपए हैं तो 140 रुपए हुए हैं। 2-3 रुपए सरकार ने लॉजिक के साथ बताया कि 2-3 रुपए हमें दाम इसलिए बढ़ाए हैं कि इस तरह की संकट है, तो उसमें 2-3 रुपए से घबराने की जरूरत नहीं है।
अभी इसको संयम पूर्वक इसको अमल करने की जरूरत है। और सरकार बढ़ाएगी भी तो, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो सरकार उस दाम घटाएगी भी, उसका भी इंतजार करना चाहिए। और इस देश के अंदर में वो प्रधानमंत्री, इस देश का जो 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन भी दिया है। और मैं आपको बताऊं, जो आदतें होती हैं वो उससे दिक्कत होने लगती है। 10 करोड़ 33 लाख गैस कनेक्शन से हुआ क्या, और निर्बाध रूप से ऊर्जा की आपूर्ति भी होती गई, लोगों ने खूब उसका उपयोग भी किया, उपभोग भी किया है। अब वो जो हमें आदत पड़ गई है, मैं सिर्फ 33.5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, और भी सभी लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी और जरूरत के हिसाब से मिलनी भी चाहिए, उससे जो हमारी आदत बिगड़ गई और एकाएक जो है आपूर्ति वो कम हो गई इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये सबसे बड़ा जो है इस समय समस्या इस वजह से भी है कि हमें 2014 के बाद, उसके पहले क्या स्थिति होती थी, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पहले स्थिति ये थी कि सिलेंडर आप बुक कराते थे और फिर 1 हफ्ते 15 दिन बाद आया करता था। साल में 12 महीने थे, आपको 9 ही सिलेंडर मिलते थे। और ये चुनावी मुद्दा भी था कांग्रेस पार्टी का 2014 में कि अगर शायद पहले 6 मिलते थे, फिर 9 हुए, अब हमारी सरकार आ गई तो 9 के बदले 12 महीने में 12 सिलेंडर मिलेंगे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपको ऐसा हो गया था 2025 तक कि आपका सिलेंडर खत्म हुआ और आप फोन करिए सिलेंडर हाजिर। और बाकी जो मेट्रो सिटी हैं और बहुत सारे शहरों में तो ये गैस पाइपलाइन जो बिछा दी गई उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निर्बाध रूप से 2025 तक जो इस देश के अंदर में आपूर्ति मिली है और लोगों को सुविधा मिली है, उस सुविधा को देखते हुए और उससे कंपैरिजन करिए तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये भी एक वजह है कि मुफ्त कनेक्शन के मजे जो हम लोगों ने लिए हैं उसका भी एक समस्या जो बड़ी दिखाई देने लगती है। जब सुविधा में रहने लग जाएंगे, अगर आप गाड़ी में चलेंगे तो बस में आपको दिक्कत लगेगी, बस में चलेंगे तो पैदल चलने में दिक्कत लगेगी। तो इसी तरीके से सुविधाएं जैसे जैसे इंसान को अपने बस में करती जाती हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बड़ी नजर आती हैं। और इस देश से बड़ी समस्या नहीं हो सकती, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। देश बड़ा है, समस्याएं बहुत हैं, बड़े संजो करके हमारे पूर्वजों ने इस देश को यहाँ तक लेकर आया है। इतनी छोटी सी चीज़ों पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सरकार आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री जी और ये आह्वान का परिणाम अगर आगे ठीक दिखाई नहीं देता है तो इनकी बुराई भी होगी। लेकिन फिलहाल जिस संकट से उबरने का प्रयास किया जा रहा है उस संकट पे अमल करने की जरूरत है और उस पे अमल करके लाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सबको, आपको भी, मुझे भी, कैमरामैन साहब को भी, सबको इसमें योगदान करने की जरूरत है, क्योंकि देश है तो हम हैं। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि मोदी जी की सुरक्षा को लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है कि तो कहा है कि मोदी जी अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, आप 2 गाड़ियों से मत चलिए, आपकी जो सुरक्षा है उसके साथ चलें। देखिए, बिल्कुल जो पब्लिक जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि देश के संकट के साथ साथ जो ऊर्जा आपूर्ति की संकट है, इस संकट को प्रधानमंत्री जी अगर अपने काफिला को कम करके, अपने सिक्योरिटी को कम करके अगर इस आपूर्ति के संकट से उबरने का अगर प्रयास हो रहा है तो ये देश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये देश की जनता कह रही है, उसमें जनता में मैं भी हूँ कि उनको अपने जो है सुरक्षा, अपने काफिले से कोई किसी तरह की कोई जो है कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देश तो आर्थिक संकट में है ही, कहीं ये देश राजनीतिक संकट में न फंस जाए, इसलिए उनको अपने काफिले को वैसे ही लेकर, अपनी सिक्योरिटी को वैसे ही लेकर चले। क्योंकि इस देश 140 करोड़ देश का आन बान और शान ये प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस प्रधानमंत्री जी अपने काफिले को यथास्थिति बनाकर चले, जो पहले थी वो अभी भी हो। इस देश की जनता के साथ साथ मेरी भी मांग है, इसलिए अपने काफिले में कोई कमी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। जो इस देश की जनता खुद इतनी संयमित है और इतना योगदान करती है अपने नेता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो हमेशा योगदान करेगी, उसी से काम हो जाएगा। उनको अपने काफिला में कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी जो है भारत सरकार और खास करके जितने राजनीतिक पार्टी हैं उन सबके जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या
मंत्री हैं या वो सांसद हैं, इन सब की सैलरी भी 1 साल तक अगर प्रधानमंत्री जी बंद कर दें तब पर भी ये माना जाएगा कि नहीं, इस देश का चुना हुआ प्रतिनिधि एक वो अपने क्षेत्र का आईना होता है, एक अपने क्षेत्र का रोल मॉडल होता है। अगर वो चुना हुआ प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के कहने से पहले ही वो स्वेच्छा से कहे कि मैं जो है अपना सैलरी और जो भी उनको रेम्युनरेशन मिलता है वो अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं और सरकार को ये इसको माने एज ए डोनेशन के तौर पे सरकार को गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा करें तो हमारी आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के साथ साथ ये देश के अंदर में जनता के बीच में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ, हमने ऐसा प्रतिनिधि चुनकर भेजा है जो संकट की घड़ी में अपना भी पैसा जो मिल रहा है वो सरकार के लिए और सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने दान कर दिया। इस तरह की मिसाल कायम करें और अगर नहीं कर रहे हैं अपने आप तो सरकार इन सब की सैलरी काट करके और सरकारी खाते में जमा। लेकिन चला तो रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ई रिक्शा से घूम रहे हैं, बस में घूम रहे हैं और इतना बड़ा योगदान दे तो रहे हैं नेताजी। बस में घूम रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है। उससे बड़ा योगदान तो वो रील बनाकर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। तो रील न बनाएं, वो रिक्शे में जाएं, लोग वैसे ही जहां लोग जा रहे हैं रील खुद लोग बना देंगे। अपने आप रील बनाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी नेता और किसी भी अपने अल्लाह कमान के नज़र में अच्छे बनने की जो होड़ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में लगी हुई है, उससे बचने की आवश्यकता है। देश बड़ा है, ये नेतागिरी रह जाएगी ऐसे ही। वो अटल जी की बात याद आती है कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हर हालत में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, ये देश जिंदा रहना चाहिए, तभी हम जिंदा रहेंगे। सरकार बनाएंगे, नेता बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे, जब देश रहेगा तभी तो। इसीलिए इन सब चीज़ों के ऊपर ये मेरा अनुरोध है मोदी साहब और उसके साथ साथ जितने भी सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग, सभी विधायक, मंत्री, संतरी, सबका जो है और जितने सेक्रेटरी हैं, जितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, इन सब की सैलरी जो है 1 साल तक काट करके अपने सरकारी खाते में जमा कर लें। इस देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनका योगदान बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खुली चर्चा में। आगे भी बैठेंगे और तमाम विषयों के साथ लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। देश की जो विषय ऐसे हैं जिस पर बात होनी चाहिए और मतलब उसके क्या क्यों जरूरी है और पूरे देश में क्या चल रहा है, आगे भी जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का कि आप लगातार इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। आपके जो सवाल हैं अगले एपिसोड के लिए, अगले वीडियो के लिए कि क्या और विषय पर बातचीत होनी चाहिए इस खुली चर्चा में, और आपका क्या योगदान इस देश के लिए होने वाला है इस संकट की घड़ी में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।